Hello dear students, today we are going to start numerical portion of our first unit, and first numerical is this: out of the formula y is equal to a sin 2 pi t by t and y is equal to a sin vt, ये दो फार्मूला दिए हुए हैं for the displacement y of the particle undergoing a periodic motion. Rule out the wrong formula on the basis of dimensions. Symbol have standard meaning. तो जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने सीखा है उसके बेसिस पे ये दो फार्मूला गिवन है, इनको चेक करना है क्या ये ठीक है, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन जो बनती है वो ही राइट हैंड साइड में बननी चाहिए, और फार्मूला शुड बी होमोजीनियस इन ए डायमेंशनल वे। तो पहले मैं दोनों फार्मूलाज को लिखता हूं, फिर उसको चेक करेंगे हम लोग। फर्स्ट फार्मूला है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई टी बाई टी, एंड सेकेंड फार्मूला इज y इज इक्वल टू a साइन वी टी। अब इनको हम वन बाय वन चेक करेंगे, इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। लेट अस चेक फर्स्ट। ये y है डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट में, इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड है साइन 2 पाई टी बाई टी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल। वाई की कोई भी पावर नहीं है इसलिए एल की पावर 1। तो इसका कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m0 l1 t0। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में ये जो a साइन 2 पाई टी बाई टी है, इसमें a क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। y तो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, और a जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट ही है ये भी, इसलिए इसका भी डायमेंशन क्या होगा? l होगा। साइन 2 पाई क्या है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। t ऊपर टाइम है एट एनी इंस्टेंट, तो इसकी भी यूनिट या डायमेंशन t होती है, और नीचे है जो साइकिल टाइम है, तो ये t से t कैंसिल आउट। तो ये साइन 2 पाई जो है ये पूरा का पूरा बन जाएगा डायमेंशनलेस, तो सिर्फ बचेगा l। तो इसका l की कोई भी पावर नहीं है तो हम लिख देते हैं 1। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? m0 l1 t0। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला था m0 l1 t0, वही राइट हैंड साइड का है m0 l1 t0। सो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। सेकंड फार्मूला चेक करते हैं कि ठीक है या गलत है। y इज इक्वल टू a साइन vt. Let me check it is visible. Okay, I will write little bit downward. y is equal to a sin vt। इसको चेक करना है। अब क्या करते हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये y का डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा l की पावर 1। तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m0 l1 t0। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में है a साइन vt। a रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसका डायमेंशन फार्मूला तो सिर्फ l की पावर 1। ये है साइन। v है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मतलब l बाई टी, और ये है t। तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन l बचेगा। तो ये एक l, ये एक l, ये तो l की पावर 2 बन जाएगा।
तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m0l2 t की पावर 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला बना था m0l की पावर 1, लेकिन यहाँ पे m0l की पावर 2, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सेकंड फार्मूला इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं। अगर उसका डायमेंशनली वो होमोजीनियस है लेफ्ट एंड राइट में तो वो फिर ठीक है, अदरवाइज दैट इज रॉन्ग। Now we are going to question number 2. The time period of an oscillating drop of radius r, density rho and surface tension s is t is equal to k square root of rho r cube by s. Check the correctness of the formula. पहले मैं ये फार्मूला लिखता हूँ, इसमें ये जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका सबका अपना क्या मीनिंग है, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम वो बनाएंगे, फिर वो हम उसको चेक करेंगे। T इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस डेंसिटी S। अब जब इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअली सबका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। टाइम का क्या है, डेंसिटी का क्या है, आर रेडियस का क्या है, सरफेस टेंशन का क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है सीधा t की पावर 1। अब जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर बनाना है तो डेंसिटी पहले समझो क्या चीज़ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम क्या लिखते हैं, m से। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तीनों ही क्या हैं, डिस्टेंस हैं, तो l क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml की पावर -3। ऐसे ही r रेडियस है, वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की इसकी डायरेक्ट हम लिख देंगे l की पावर 3। s क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप बाद में सीखोगे 11th क्लास में ही क्या चीज़ होती है, अभी मैं आपको बता देता हूँ सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं। सरफेस टेंशन बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मास की तो डायमेंशनल फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं m, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी एल टी की पावर -2 और नीचे है एक लेंथ l, तो ये l से l कैंसिल आउट, तो m t की पावर -2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम डायमेंशनल फार्मूला बना के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t है, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब राइट हैंड साइड को करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में एक तो है कांस्टेंट k विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, रो आर क्यूब बाई सरफेस टेंशन s। तो ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं है। अब ये है डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ml की पावर -3। ये है r क्यूब, रेडियस का क्यूब, तो रेडियस एक लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए l की पावर 3 डिवाइडेड बाई ये है s, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, m t की पावर -2 हमने अभी निकाला है। अब ये l की पावर -3, l की पावर +3 दोनों मिलके बन जाएंगे l की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। इस m से ये m कैंसल, तो सिर्फ t की पावर -2 बचेगा, ये ऊपर आके बन जाएगा t की पावर +2 और पूरे का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, ये बचा सिर्फ t। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m0l0 t की पावर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी यही डायमेंशनल फार्मूला है और राइट हैंड साइड का भी यही डायमेंशनल फार्मूला है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट।
ये होमोजीनियस है, जितना डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, इसलिए दिस इज करेक्ट फार्मूला. बाय दिस वे वी कैन चेक दी फार्मूलाज. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन दी रिलेशन. रिलेशन दे रखा है P इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर, वेयर P इज प्रेशर, X इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम. तो पहले जो दिया है मैं उसको लिखता हूँ. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए बाई बी इन द रिलेशन ax plus bt square. P is representing pressure, x is representing distance and t is representing time. Find dimensions of a by b. इनकी डायमेंशंस निकालनी है. तो इसमें हमें क्या करना है, अगर ये फार्मूला करेक्ट है, जो कि उसने खुद ही बोला है कि ये एक इक्वेशन है विच इज़ करेक्ट, इसमें आपने ए और बी की डायमेंशंस निकालनी है. अब P है प्रेशर, उधर में दो टर्म्स हैं, एक तो है AX और एक है BT स्क्वेयर. तो जो डायमेंशनल फार्मूला P का बनेगा वही डायमेंशनल फार्मूला AX का बनना चाहिए, वही BT का स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर सेम नहीं होती, इसकी कुछ और यूनिट होती, प्रेशर वाली यूनिट नहीं होती, तो इसके साथ हम ऐड नहीं कर सकते थे. दो प्रेशर्स को ऐड करके ही एक तीसरा प्रेशर हम बना सकते हैं. तो इसकी AX को मिलके भी एक यूनिट बननी चाहिए प्रेशर की, और BT का स्क्वायर जो है कंप्लीटली इन सब का मिलके भी बननी चाहिए एक यूनिट प्रेशर की. तो पहले तो हमें प्रेशर की यूनिट पता होनी चाहिए, प्रेशर क्या चीज़ है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, फिर इन दोनों के बराबर रखेंगे. इसको सोल्व करते हैं. प्रेशर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अब फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाई एरिया. अब मास को तो हम लिखते हैं m, एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं LT की पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ भी एक डिस्टेंस है, विड्थ भी एक डिस्टेंस है, तो ये बन जाएगी L की पावर 2. तो ये पूरा बन जाएगा m की पावर 1, क्योंकि ये इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1. ये L की पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो ऊपर आके माइनस का 1 बचेगा, T की पावर -2. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर. तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला यही होना चाहिए और इसका भी यही होना चाहिए. तो पहले हम क्या करते हैं, AX इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर रख देते हैं, m1 L की पावर -1 T की पावर -2. अब AX में x के बारे में उसने खुद ही बताया है कि x जो है वो एक लेंथ है, वो एक लेंथ या डिस्टेंस है, तो उसका तो डायमेंशनल फार्मूला में जो आएगा वो आएगा L. तो ये इजिकल टू किसके होना चाहिए, m1 L-1 T-2. यहाँ से अगर ये L उधर चला जाएगा तो A का डायमेंशनल फार्मूला क्या बचेगा, L तो नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर -2 बन जाएगा, T की पावर -2. दिस बिकम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A. ऐसे ही अब क्या करते हैं, जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है BT के स्क्वायर के बराबर रखते हैं. तो नेक्स्ट इज BT स्क्वायर इज इक्वल टू m1 L-1 T-2. यहाँ से B, ये T है टाइम और उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू m1 L-1 T-2.
तो यहाँ से b का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, इस टी स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, अगर इसको नीचे लेके जाएंगे t का स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा t की पावर -2 और ऑलरेडी एक t की पावर -2 है, तो टोटल बन जाएगा t की पावर -4। तो ये m1l-1 t की पावर -4, दिस इज इक्वल टू b। अब a का भी डायमेंशन आ गई, b की भी डायमेंशन आ गई। उसने पूछा हमारे से है a बाई बी क्या होगा, तो a बाई बी अगर निकालना है तो एक तो ये आ गया हमारे पास, a का आ गया m की पावर 1 l की पावर -2 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई b का आ गया m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -4। तो ये m1 तो ये तो बन जाएगा m1-1 ऊपर जाके, ऊपर l-2 है नीचे l-1 है, ऊपर जाके प्लस का 1, t ऊपर -2 है नीचे -4 है, ऊपर जाके प्लस का 4। तो ये बन गया m की पावर 0 l की पावर -1 t की पावर +2। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द रेशियो a बाई b। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनली होमोजीनियस के रूल को फॉलो करके किसी भी टर्म का डायमेंशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। Now we are going to solve question number 4. The velocity v of water wave depend on the wavelength lambda, density of water and acceleration due to gravity g. Establish the dimensional relationship between these quantities. अब डायमेंशनल रिलेशनशिप बनाना है, मतलब फार्मूला हमें खुद ड्राइव करना अब की बार। The velocity v of water wave depends, v डिपेंड करती है किस किस पे, वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस्टेब्लिश डायमेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। इनके ऊपर हमने डायमेंशनल रिलेशनशिप बनाना है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा की पावर a, रो की पावर b, g की पावर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। अब v क्या है, v तो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, तो लेंथ पर यूनिट टाइम, और m की पावर लिख देते हैं 0, दिस इज l1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया मैंने। अब ये है वेव लेंथ, मतलब किसी चीज़ की लेंथ है। लेंथ का फार्मूला क्या होता है, l होता है, तो l की पावर 1 और कुछ भी नहीं है ऊपर, तो सिर्फ a है, तो l की पावर 1 इंटू a बन गया। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं m l की पावर -3। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब नीचे, ऊपर आके -3, इसकी पावर पूरे की b। ये है g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को हम लिखते हैं l, पर सेकंड स्क्वायर है तो -2 और पूरे की पावर c। तो अब इसको और आगे करते हैं, l की पावर a, m की पावर b, l की पावर -3b, l की पावर c, t की पावर -2c। तो ये यहाँ से बन गया m की पावर b, l की पावर एक तो है a, -3b, बस दो ही है, नहीं सॉरी प्लस का c भी है, और t की पावर है -2c, और तो इसमें कहीं पे t है नहीं, तो ये m0 l1 t की पावर -1 के बराबर है।
तो अब m की पावर को m की पावर से इक्वेट करते हैं, l की पावर को l की पावर से, और सेम एज इट इज t की पावर को t की पावर से। यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर b है, तो 0 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब क्या करते हैं, l की दोनों तरफ से पावर को इक्वेट करते हैं। इधर है 1, उधर है a माइनस 3b प्लस c, तो इसमें b की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 बन जाएगी, a प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब t की पावर को इक्वेट करते हैं, t की पावर को जब इक्वेट करेंगे तो वो बनेगा -1 इज इक्वल टू -2c। इधर -1 पावर है, इधर -2c पावर है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2। इस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू a प्लस सी की जगह 1/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 माइनस 1/2, 1/2। तो जो वेलोसिटी का फार्मूला हमने बनाया है ये क्या बन जाएगा, लैम्डा की पावर a की वैल्यू आई है 1/2, डेंसिटी रो की पावर b की वैल्यू आई है 0, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c की वैल्यू आई है 1/2। तो ये तो बन जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर 0 है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ अंडर द रूट लैम्डा इंटू में g। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड ओनली अपॉन 2 फैक्टर्स। जो कोई फैक्टर एक्स्ट्रा वो दे देता है और अगर उस पर वो डिपेंड नहीं करता है तो उसकी पावर अपने आप 0 आ जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऐसा बना देगा वो कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे हम फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। Next we are going to solve question number 5. The heat produced in a wire carrying an electric current depend upon the current resistance and the time. किसी वायर में जिसमें करंट फ्लो होता है उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है ये बता रहा कि 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। Assuming that dependency of the product of power type गैस एन इक्वेशन बिटवीन दीज क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, और रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला उसने खुद ही हमारे को बता दिया, और हीट भी क्या बता दी कि एक तरह की एनर्जी होती है, और एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एनर्जी या वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हीट का डायमेंशनल फार्मूला भी वही बनेगा जो वर्क का या एनर्जी का होता है, खुद ही बताया उसने। और एक फैक्टर जो रेजिस्टेंस जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है उसका डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, हीट इज गिवन डिपेंडिंग अपॉन दी करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम। मान लिया करंट का मतलब मैंने लिख दिया I, रेजिस्टेंस का मतलब लिख दिया मैंने R, टाइम का मतलब लिख दिया T। तो यहाँ पे हम H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I की पावर A, रेजिस्टेंस की पावर B, टाइम T की पावर C। अब यहाँ पे पहले तो मुझे हीट का डायमेंशनल फार्मूला बनाना पड़ेगा। I क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर का मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एक फंडामेंटल यूनिट है, एम्पेयर की पावर A। रेजिस्टेंस का उसने खुद दिया है, और ये टाइम कैपिटल T लिख देंगे। तो हीट का क्या लिखना है, हीट का उसने खुद बोला है कि एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी या वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास का हम क्या लिखते हैं, m। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो l t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट है इसलिए l की पावर 1। तो इसका एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बन गया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो फार्मूला बन गया इसको मैं इधर लिख देता हूँ, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 इज इक्वल टू I, एम्पेयर होता है करंट, इसकी फंडामेंटल यूनिट, तो a की पावर a,
और उधर में है आर है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला उसने खुद ही बताया है हमारे को, जो हमने यूज़ करना है वो है m l की पावर 2 a की पावर -2 t की पावर -2। तो ये रेजिस्टेंस है, इसकी पावर b, और ये टाइम है तो इसकी पावर t कैपिटल लिख के इसकी पावर c। तो अब देखो इसमें m आया है, l आया है, t आया है, m l t यहाँ पे भी आया है, लेकिन यहाँ पे a आया है एम्पेयर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, a की पावर 0 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि a की पावर 0 का मतलब है 1, और अगर 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, इसलिए आप आगे लिखो या पीछे लिखो, a की पावर 0 भी लिख दो। तो अब हम इनको देखते हैं, ये बन गया a की पावर a, और यहाँ पे एक है a की पावर -2, तो a की पावर a -2। अब m कितने हैं, m पूरे फार्मूला में एक ही है तो m की पावर 1। l कितने हैं, एक तो यहाँ पे है, इसके अलावा कहीं पे नहीं है, तो ये 1 × b भी लिखना है शायद, m की पावर 1 × b। तो l की पावर बन गया 2b, और ये सॉरी मैंने ऐसे लिखना चाहिए था, a की पावर -2b है तो a -2b, m की पावर b, l की पावर 2b, ठीक है। अब उसके बाद t बचा है, तो t की पावर ये तो बनेगा -3b, और प्लस में ये c। तो ये पूरा फार्मूला बन गया, a की पावर 0, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अब एक एक को इक्वेट करते चलते हैं। सबसे पहले a की पावर इधर 0 है कि इधर a की पावर a -2b है, तो यहाँ से a -2b = 0 बन गया। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर b है, तो 1 = b बन गया। यहाँ l की पावर 2 है, यहाँ l की पावर 2b है, तो इधर 2 उधर 2b। यहाँ t की पावर -2 है, और वहाँ पर t की पावर -3b + c है। तो अब सोल्व करते हैं, b की वैल्यू 1 आ गई, इस b की वैल्यू 1 को इसमें पुट करेंगे तो a -2 = 0, वहाँ से a = 2 आ जाएगा। तो a एंड b की वैल्यू आ गई। जब a एंड b की दोनों वैल्यू आ गई, अब हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, -2 -3, और b की जगह हमारा आया हुआ है 1, तो 3 × 1 + c, तो -2, और ये है -3, इधर आगे +3, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब a b c की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। h = क्या बन जाएगा, i की पावर a, मतलब i की पावर a की जगह 2, r की पावर b का मतलब 1, और t की पावर c, मतलब c का मतलब 1, तो h = I²RT। और यही हमने सीखा भी है 10th क्लास में कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इन विच करंट I इज फ्लोइंग, एंड इफ इट्स रेजिस्टेंस इज R, देन आफ्टर टाइम t हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर विल बी I²RT। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ की डिपेंडेंसी पता चल जाए कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कल की क्लास में हम और आगे न्यूमेरिकल करेंगे, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।